हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग को सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, वो है हीट इक्वेशन। ठीक है, तो हीट क्या होता है, हीट ट्रांसफर कैसे होता है, एंड हीट के बहुत सारी चीज़ें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह इसके पहले के लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस की थी। तो आज हमें हीट के इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो इन जनरल अगर हम बात करें कि जो हमारा हीट इक्वेशंस होता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हीट रिसीव और हीट गिवन आउट, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिसीव हो रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है या फिर कहीं पे भी गिवन आउट हो रहा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे क्यू से, क्यू कैपिटल लेटर क्यू से डिनोट करेंगे। तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू मास यानी कि m से उसको डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज जिसको डेल्टा टी से डिनोट करेंगे, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि s होता है। यानी कि इन शॉर्ट मैथमेटिकली हम लोग उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय s। तो ये फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो हीट रिसीव है या फिर हीट लॉस्ट जो भी हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हीट इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा चीजें हैं, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं हुई होगी। अब इसी के बेस पे ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, इसी के बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे ही टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो नॉर्मली क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टेम्परेचर ऑफ 4 kg मास ऑफ ए मटेरियल, यानी कि क्या बोला यहाँ पे, कोई भी अगर टेम्परेचर है जिसका 4 kg मास हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल है जिसका यहाँ पे 4 kg मास है और उसका हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 300 जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, जो कि राइज हो रहा है 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि ये क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया आपका, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हीट रिसीव, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिसीव हो रहा है यहाँ पे, वो हम लोग को निकालना है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहली बात, क्या क्या चीज़ें दी हुई है, तो हमें जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है ना, दैट इज आवर हीट सप्लाई और वी कैन से हीट रिसीव का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय s। तो m मेरे लिए क्या है, यानी कि मास मेरे लिए क्या है, 4 kg दिया हुआ है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज 30 - 20 आप करोगे तो आपका चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू 300 जूल पर kg दिया हुआ है। यानी कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास हीट रिसीव का या फिर हीट गिवन आउट का, तो हमें क्या निकालना है, हीट रिसीव निकालना है। तो ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज करूंगा, इसमें जो भी वैल्यू मुझे पता है वो मैं डाल दूंगा और सीधा सीधा क्यू का वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि आपने Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय s हमने डाल दिया इसमें वैल्यू। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 300 आपका आंसर फिलहाल कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 12,000 जूल, क्योंकि Q क्या है, हीट रिसीव है, तो हीट को हम लोग यूनिट क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, जैसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 12,000 जूल। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आप नज़र देख पा रहे होंगे यहाँ पे, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे। साथ ही में आपको बता दें कि हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो हीट कैपेसिटी की बात करो या फिर थर्मल कैपेसिटी की बात करें बॉडी की, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज और लोअर द टेम्परेचर ऑफ द होल बॉडी। यानी कि जो भी हीट कैपेसिटी है थर्मल कैपेसिटी की अगर बात करें बॉडी की, तो वो क्या है, ऐसा क्वांटिटी है हीट का जिसको हम लोग को जरूरत पड़ती है ताकि हम रेज कर सके या फिर टेम्परेचर को लोअर कर सके पूरे बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन तक। तो वो चीज़ क्या रहेगा, हमारा हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी रहेगा। ओके, तो अगर हीट रिसीव या फिर हीट गिवन आउट की अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा, मास मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट रिसीव और हीट गिवन आउट इज नथिंग बट मास मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, जो आपका वैल्यू रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, दैट इज Q इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय s, मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप कर दोगे तो आपका हीट कैपेसिटी का वैल्यू जो है आ जाएगा। ठीक है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स काफ़ी ईजी होते हैं। बस आपको मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ये Q का वैल्यू जो है वो निकालना होता है, जो कि बहुत सिंपल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछेगा एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाओगे। चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, कैलोरीमेट्री। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री की अगर बात करें, आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा कैलोरीमीटर,
ठीक है, ये आपने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो दैट इज कैलोरीमीटर इज नथिंग बट विच इज यूज टू मेजर द हीट। ठीक है ना, आपने ये सब चीज़ किया भी है पहले 9th या 10th में आपने किया होगा। तो बेसिकली इट इज़ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर बात करूँ मैं इसको, कैलोरीमेट्री क्या होता है, तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हीट एक्सचेंज का मेज़र किया जाता है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा है वो अमाउंट जो है मेज़र किया जाता है। और टू मेक सच मेजरमेंट ए कैलोरीमीटर इज यूज। तो ऐसे अरेंज करने के लिए हम लोग को कैलोरीमीटर जरूरत पड़ती है, जो कि इस प्रकार ये डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक आपको बीकर शेप दिख रहा है, ये पूरा एक कैलोरीमीटर का सेटअप है जिसमें आपका थर्मामीटर होता है, एक स्टरर होता है वाटर को मिक्स करने के लिए, एक इंसुलेटिंग लीड होती है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, इंसुलेटिंग जैकेट भी होता है यहाँ पे ताकि उसमें से कोई भी हीट जो है लॉस ना हो, एयर का इंसुलेशन भी होता है अंदर की तरफ, और ये कैलोरीमीटर वेसल इसको बोला जाता है। तो ये पूरा एक सेटअप है कैलोरीमीटर का, जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा जो हीट एक्सचेंज का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बहुत ईजी होता है। क्या होता है इसके अंदर, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बता दिया, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल आपको जो नजर आया कॉपर से बना होता है या फिर एल्यूमिनियम से बना होता है, एंड इट प्रोवाइडेड विद स्टरर। इसमें स्टरर भी डाला जाता है ताकि जरूरत पड़ने पे इसको मिक्स भी कर सके, और इसके ऊपर एक लीड भी होता है इसको कवर करके रखने के लिए। और ये कैलोरीमीटर जो होता है ये बहुत ही अच्छे से हम लोग इंसुलेट करके रख सकते हैं। इट इज़ ए वेल इंसुलेटेड टू प्रोहिबिट एनी ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब कोई भी तरीके से हीट जो है वो ट्रांसफर ना हो, इस तरीके से उसको यहाँ पे किया जाता है इनटू और आउट ऑफ द कैलोरीमीटर, यानी कि कैलोरीमीटर के अंदर ना तो हीट ट्रांसफर हो ना तो हीट बाहर जाए। तो इस हिसाब से इसको अरेंज किया जाता है। वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कैलोरीमीटर, एक और क्या है यहाँ पे कैलोरीमीटर का यूज, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट यूज की बात करें कैलोरीमीटर की, इट टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ इस सब्सटेंस, यानी कि जो भी स्पेसिफिक हीट है उसको हम लोग किस प्रकार डिटरमाइन कर पाए, ये यहाँ पे दिया हुआ है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कोई भी सब्सटेंस का डिटरमाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग डील कर रहे हैं ना हीट एनर्जी से, तो यहाँ पे हमें सिस्टम को क्या करना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है सराउंडिंग से, ताकि जो हीट है वो लॉस ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी हीट गेन हुआ रहेगा वो इक्वल हो जाएगा टू द हीट लॉस, यानी कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, जो कि हीट एक्सचेंज का बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट गेन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कैलोरीमेट्री क्या है ये एक्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक हम लोग को देखना है यहाँ पे, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट नॉर्मली बहुत सिंपल सा टॉपिक है। वी ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट कि हमारा जो स्टेट होता है ना मैटर का, वो तीन ही टाइप होता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन ही टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैटर की बात करें तो मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक ट्रांजिशन होता है एक से लेके दूसरे स्टेट में जाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट। क्योंकि नॉर्मली हम लोग को पता है कि कभी भी कोई भी चीज़ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, फिर लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि ये हमें पता है कि जनरली क्या होता है, 2 कॉमन चेंजेस अक्सर देखा गया स्टेट का, एक तो होता है सॉलिड से लेके लिक्विड और दूसरा होता है लिक्विड से लेके गैस, और इसी का उल्टा। ठीक है ना, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तो ये अक्सर देखा गया है। तो एक चार्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ग्राफ यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रकार होता है। तो जनरली आप देखोगे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसमें ए से लेके बी तक का जो पॉइंट है ये पूरा स्टेडी पॉइंट दिख रहा है, और बी से लेके स्पीड इंक्रीजिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड सी से डी फिर से स्टेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या बोला है यहाँ पे, आप देखोगे अगर फ्रॉम पॉइंट ए से लेके बी तक का पॉइंट कहाँ नजर आ रहा है आपको, देखो ये वाला। तो ए से बी तक का पॉइंट देखोगे तो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वैसे मेरा टेम्परेचर भी जो है कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं टाइम ये ए से लेके बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, इसमें आपका टेम्परेचर बिल्कुल ही चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कोई भी आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द आइस बार डज नॉट चेंज। यानी कि जो भी आइस होगा वहां पे ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, तो आइस जो भी होगा वो यहाँ पे मेल्ट होना नहीं शुरू करेगा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जब चेंज नहीं होता है तो आइस जो रहेगा वहाँ पे उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन की बात करेंगे, बी से लेके डी पॉइंट के बीच तक। तो बी से सी तक, सी से डी, इसी में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर आप देखोगे ध्यान से दोस्तों कि पॉइंट बी से लेके डी तक है ना, इसमें दो जो चीज आएंगे, एक तो है आपका जो टेम्परेचर है उसके बाद से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि आपका बी तक तो स्टेबल था, बी तक तो कांस्टेंट था, लेकिन बी से जैसे आप देखोगे सी की तरफ जब जा रहा था तो बी से सी तक हमारा जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है और टाइम के हिसाब से इंक्रीज होते जा रहा है टेम्परेचर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर बिगिंस टू राइज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। तो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, आफ्टर द होल ऑफ आइस गेट्स कन्वर्ट
कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो ये स्टेट में क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो बर्फ यहाँ पे प्रेजेंट था ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जब बढ़ते गया तो जब बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बी से लेके सी तक जब आएगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर था वो बढ़ने की वजह से वो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड जब भी हम लोग उसको कंटिन्यू कर देंगे फर्दर हीटिंग, यानी कि हम लोग वो बर्फ को पानी में कन्वर्ट कर दिया टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यूस हीट करते रह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वहां पे कि जो टेम्परेचर था वहां पे क्या हो जाएगा, कीप्स ऑन राइजिंग टिल इट रीचेस द पॉइंट सी। यानी कि जब हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया, बी पॉइंट से टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये सी तक ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा जब तक वो सी पे ना पहुंच पाए। तो एक बार सी पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे, आफ्टर रीचिंग द सी पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। यानी कि वहाँ पे आके क्या हो गया, वो बॉईल हो गया। तो देन इट अगेन बिकम स्टेडी, बाद में फिर से जाके वो स्टेडी हो जाएगा। तो 100 के बाद वो और ज़्यादा हॉट नहीं होगा, यहाँ पे एक स्टेडी हो जाएगा। तो यहाँ से सी से लेकर डी तक का जो आपको स्टेडी देखने मिला है, ठीक है। फिर बाद में जाके वो धीरे धीरे और बढ़ता है जो कि गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग को स्टडी नहीं करना है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट ए से लेके बी और बी से लेके डी तक का आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा चेंज ऑफ स्टेट का टॉपिक। एक तरीके से बहुत सिंपल सा एंड बहुत स्वीट सा टॉपिक था, जिसमें कुछ ज़्यादा आपको ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करना नहीं है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है और ग्राफ याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा चेंज ऑफ स्टेट का, तो आप ये ग्राफ बना के, ये पॉइंट दोनों है, पॉइंट ए से लेके बी और बी से लेके डी तक को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हमारा लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। विल स्टडी द सब्लिमेशन प्रोसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हमारा जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिजिक्स का, तो उसमें हम लोग सब्लिमेशन जो होता है, यानी कि कैसे कोई भी सॉलिड से, ठीक है ना, अभी आपने देखा कि सॉलिड से लिक्विड बनता है ना, सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रहा था, लिक्विड बन रहा था। तो कैसे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। तो कैसे वो चीज़ होगा, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर इसी के साथ समाप्त होता है। जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि यही स्माइल के साथ आप लोग की लाइफ में भी स्माइल रहे हमेशा से। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।